उतरा। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अवैध मेडिकल कारोबार को लेकर प्रशासन ने की छापेमार कार्रवाई। पुलिस विभाग ने प्रहार 2 किया लॉन्च। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की कही बात। रीवा का लाल ही उड़ाएगा रीवा का पहला 72 सीटर विमान। और धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। बाबा घाट में उमड़ा जनसैलाब। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में चल रहे अवैध मेडिकल कारोबार पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने शहर भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। रीवा में चल रहे अवैध मेडिकल कारोबार पर आज बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने शहर भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा मेडिकल दुकानों को सील कर दिया गया। कई स्थानों पर हंगामे की भी स्थिति बनी तो कुछ मेडिकल संचालकों ने विरोध में खुद ही अपने शटर गिरा दिए। छापामार कार्रवाई में बड़े खुलासे हुए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस चल रही कई मेडिकल दुकानों का भंडाफोड़ हुआ। इतना ही नहीं, टीम को बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां बेचने वाले कई दुकानदार भी मिले। जांच में एक्सपायरी दवाइयां और बिना बिल की दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया गया। दवाइयों की स्टोरेज और रखरखाव में भी भारी लापरवाही सामने आई। उधर इस कार्रवाई के बाद दवा विक्रेता संघ ने इसका विरोध किया है। दवा व्यापारियों का कहना है कि महीने भर में एक बार ही एक्सपायरी दवाओं की वापसी होती है, जबकि उन दवाओं को हम बंडल बनाकर रखते हैं और पैकेट में रखते जाते हैं। फार्मासिस्ट भी दुकानों पर भी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इस तरह से जबरन कार्रवाई करना गले नहीं उतर रहा है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि किसी एक की गलती के कारण पूरे दवा विक्रेताओं को टारगेट करना तानाशाही पूर्ण रवैया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कार्टून में एक्सपायरी बंधी हुई रखी हुई, उसको कहते हैं कि घर में रखो जाके। यदि ढूंढना है कि हमें दुकान बंद ही करानी है तो कुछ न कुछ तो देखिए कमी छोटी मोटी मिल जाएंगी। अभी हम लोगों ने देखा 8 दुकानों में से 6 में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं। मान लीजिए खाना खाने गए होंगे या कहीं पर गए होंगे, 10-20 मिनट में आ जाते हैं। बताया ना, हाँ, उसका वो नगर निगम तक गया था, सामने से आ गया। नहीं, उस समय तो बता रहे हैं पर्चे भी नहीं थे ना उनके पास। उस समय तो पर्चे भी नहीं थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है 10% हम नहीं कह सकते कि फार्मासिस्ट न रहते हो, लेकिन 90% दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी का हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है खाना खाने चले गए हो, वो बता ही रहे कि नगर निगम तक गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पर आपको मिला? अभी आपके ही जो यहाँ है ये नहीं, ऐसा नहीं। नाम बताइए आप कोई। नहीं, हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह भय के वातावरण में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग व्यापार कर रहे। कोई देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में, तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है, एक्सपायरी गुड्स आप एक पत्ते लौटाइए। संभव नहीं है, होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। कुछ ही दुकानों में ऐसा है, बाकी 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही है। और फार्मासिस्ट भी इंसान है। मान लीजिए 5-10 मिनट, जैसे अवध मेडिकल में वो नगर निगम तक गया था 10 मिनट के लिए, उस समय उसके पास पर्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शटर बंद करा दिया गया। दूसरी चीज, मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मान लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई गलती करी, तहसीलदार हो, SDM हो या पटवारी हो, तो सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होती? ये मेडिकल स्टोर्स को अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है
और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई हैं, बंद कराई हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दवा मांगी जा रही है और मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ, और वहाँ पर ना पाए जाने की स्थिति में दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल यूनियन को भी उनके अध्यक्ष को समझाइश दी गई है कि जो भी लाइसेंस नहीं है जिन लोगों के पास में, ऐसी दुकानों को ना चलाने दिया जाए, और वो खुद भी अपनी तरफ से मीटिंग करके लोगों को समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि कहीं पर भी ऐसी दुकानें ना चलें जिनके पास में लाइसेंस है ही नहीं। वो हम लोग बात करेंगे। मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज दुकानदार आज शाम को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। रीवा जिला केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन ने जिले में दवा कारोबारियों को हो रही अवैध दबाव, कार्रवाई और परेशानियों को लेकर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि मेडिकल कारोबारियों को बिना कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो आम जनता तक समय पर दवाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो दवा विक्रेता कार्य बहिष्कार जैसे बड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये हम लोगों की थी कि मतलब एक मानवता के हिसाब से जांच की जाए। एडीएम मैम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एडीएम मैम ने आश्वासन दिया है कि किसी तरीके से आपके यहाँ मतलब एक अच्छे तरीके से लोग जांच करेंगे। 3 बिंदुओं पे जांच करेंगे, एक लाइसेंस में, एक फार्मासिस्ट और दूसरा एक्सपायरी पे। उसमें हम लोग भी सहमत हैं कि हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे। अभी दिन में दुकानें भी बंद की है सभी लोग। हाँ। क्या सारी चीज़ें अब दुकानें वही सुबह जो घटना हुई कि इस तरीके से जांच, अवैध तरीके से जांच चालू हुई, जो उसी के विरोध में हम लोग दुकानें बंद किए थे। क्या आप आगे कार्रवाई के बाद सारी चीज़ें, क्या आगे कल दुकानें खुलेंगी आपकी? क्या नहीं, दुकानें तो आज भी कुछ खुल जाएंगी। अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रशासन उस तरह की। अभी तक क्या कार्रवाई वो की है कि जो आपको लगा अवैध है? वो दुकानें 5, 6, 7 दुकानें करीब सील की गई हैं रीवा के अंदर, जिनमें छोटी छोटी गलतियां थी, छोटे छोटे पॉइंट पे, जो कि मतलब बिल्कुल समझाइश के बाद छोड़ी जा सकती थी। कार्यवाही का हम लोग विरोध कभी नहीं करते हैं। निरीक्षण के लिए सदैव केमिस्ट तैयार रहता है, और निरीक्षण लेकिन जायज़ तरीके से होना चाहिए और सहयोगात्मक रवैये से होना चाहिए। हम लोग बराबर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी छोटी खामियां ढूंढ के कि जिनको बताया जा सकता है कि लाइसेंस उसके पास है, वो पेपर दिखा रहा है, अब उसमें डिस्प्ले नहीं किया तो उसको बोला जा सकता है डिस्प्ले कर दो। लेकिन इसके एवज में कि दुकानें बंद कर दो, चाबी लेके चले जाना, ये हम मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, और इतना सहयोग प्रशासन को भी दुकानदार के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जायज़ तरीके से दवाइयाँ बेच रहे हैं, कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहे हैं, और जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे आज का समय हो। एक्सपायरी दवा को लेकर क्या बात है? नहीं, एक्सपायरी दवाई को लेकर नहीं है। एक्सपायरी दवाइयों का ये है, सदैव केमिस्ट को और फार्मासिस्ट को रख रखाव का ज्ञान होता है, तो एक्सपायरी दवाइयाँ हम लोग अलग से ही रखते हैं। अभी मैडम से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलग से उसका केबिन बनाइए। केबिन तो नहीं, लेकिन हम लोग अलग से कार्टन बना के और रखते थे, उसको अलग से लिखा जाता था कि एक्सपायरी गुड्स नॉट फॉर सेल, जिससे हमारे लड़कों को भी, काम करने वाले लड़कों को भी मालूम होता है ये एक्सपायरी गुड्स है, इसको अलग ही रखना है। और महीने में एक बार एक्सपायरी दवाइयाँ वापस जाती हैं होलसेलर के माध्यम से कंपनियों को, वो हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन जो आज जांच टीम गई थी, उनका कहना था कि इसको क्यों रखे हो, एक एक पत्ते वापस करो, जो कि संभव नहीं है। बस इतना ही सहयोग हम चाहते थे कि हमारे पास जाएं, सम्मानजनक तरीके से जांच करें, और जांच के लिए सदैव हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कतई किसी को दिक्कत नहीं है जांच से। फार्मासिस्ट को लेके क्या बात हुई? फार्मासिस्ट को लेके यही हुई, ये तो पुराना नियम है, फार्मासिस्ट का कोई नया इशू नहीं है। फार्मासिस्ट तो दुकान में रहना चाहिए, जिसकी देखरेख में ही दवाइयों की बिक्री करनी चाहिए, उसमें हम लोग सहमत हैं। अलग बात है कि वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं गया हुआ है। एकत्रित होकर सुबह की कार्रवाई से नाराज होकर है, तो क्या कुछ दिमाग में क्या है? जो मेडिकल स्टोर्स की जांच की जा रही है, उसमें संयुक्त टीम है रेवेन्यू, पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की। उसमें आज हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उन्होंने पाया कि कुछ दुकानों में लाइसेंस नहीं थे, फार्मासिस्ट नहीं थे, तो उनको कुछ बंद किया गया है। 4-6 दुकानों को बंद किया गया है। इसके ही उसमें विरोध में
आज मेडिकल स्टोर्स वाले संचालक आए हुए थे, जिनसे बातचीत की गई है और आश्वस्त भी किया गया है कि ये कोई कार्रवाई गलत नहीं है, जनता के हित में है, जिसमें कि सही दवाएं और सही रूप से संचालित हों स्टोर और सही दवा ही जनता तक पहुँचे। और उस सहमति भी बनी है, उन्हें इस बात से सहमत कराया गया है कि अब प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही बैठेंगे। एक्सपायरी दवाओं का अलग से मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कि रिटर्न हो जाती हैं, उनको अलग स्टोर किया जाएगा, एक साथ नहीं रखी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा जो कि अनाधिकृत रहता है, और इसमें सहमति भी बनी है। और ये जो जांच आज हुई है, ये लगातार जारी रहेंगी। यदि कोई एक्सपायरी दवाई रखता है बिना फार्मासिस्ट के या बिना लाइसेंस की दुकान चलती है, तो उस पर कार्रवाई हो चुकी। क्या ऐसी नशीली कफ सिरप के कारोबार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से रीवा पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2 की भव्य शुरुआत की गई। रीवा जिले में कफ सिरप की लगातार बिक्री को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। रीवा जिले को प्रदेश भर में नशे के सबसे बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता है, जिसको लेकर कई बार विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। हालांकि ये कारोबार आज का नहीं, बल्कि पिछले 20 से 25 साल से सुसरा की तरह लगातार फलता फूलता जा रहा है और बड़े ब्रह्म राक्षस का रूप बनकर तैयार हो चुका है। पुलिस अक्सर नशे के खिलाफ अभियान तो चलाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद माहौल ठंडा हो जाता है। सिर्फ रीवा ही नहीं, सागर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल से भी नशीली कफ सिरप के मामले सामने आते रहे हैं और सबसे अधिक नशे का कारोबार तो पड़ोसी राज्यों से होता आया है। जाहिर है, ऐसे में इतने बड़े कारोबार के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ होगा, जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रीवा पुलिस ने कमर कस ली है और नशे के कारोबार को पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा किया है। इसके पहले प्रहार 1.0 चला था, जिससे सबक लेते हुए प्रहार 2.0 की शुरुआत की गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित जिले भर के टीआई, अन्य पुलिस अधिकारी शामिल रहे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस जंग को जीत पाएगी। हालांकि इस बीच पुलिस ने कई बड़े खुलासे भी किए और कई गिरफ्तारियां की, लेकिन नशे का ये कारोबार रक्त बीज की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस को इसके मुख्य बिंदु तक पहुंचना होगा, तभी इस कारोबार को नष्ट किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में पुलिस इस कारोबार पर लगाम लगा पाएगी या सभागार में राष्ट्रगान के बाद सलामी देने तक ही सीमित रह पाती है। हम सब इसकी चपेट में हैं, ये सिर्फ हमारा कर्तव्य है। इसकी लपेट कब हमारी तरफ आ जाए। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनका एक ही बेटा था, काफी बड़ी उनकी फैमिली थी। कब वो इस नशे में संलिप्त हो गया और कब वो इस दुनिया से चला गया, सिर्फ इतिहास बचा है। हम सब के साथ, हमारे चाहने वालों के साथ, जिनके लिए हम पल पल अपने परिवार से दूर होकर के, अपने त्योहारों, अपनी खुशियों को दूर करके, तो अच्छे से पता है सबका आपका योगदान उसमें रहा है और वो अप्रिशिएबल भी है। जिन्होंने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कृत भी किया है सर ने, सभी अधिकारियों ने। लेकिन इसमें किसी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता किसी भी स्तर पर, और खासकर आज बीट वालों को यहाँ सबको बुलाया गया है। थाने के सबसे जो आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, बीट होती है, उसके सभी अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया, पूरे जिले को एकत्र किया गया। पहली बार हो रहा है इस तरीके से। भाई साहब ने जो आज ये पहल करी है, ये पहली बार हो रही है। इसका आप गंभीरता समझें। आप इसको, आपको बुला के यहाँ एक रूप से सबको बैठा के सही किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। देश और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना होता। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कॉरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आप में से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए, जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया होगा, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए,
लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई देंगे। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी होती। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। शायद इस प्रतिबद्धता की कमी थी, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ है। हर संभाग की पूरी पुलिस का फोकस एक नशे के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहाँ से आ रही है, उसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे जिससे आ न सके? शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयाँ नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 से 2.0 की तरह प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं, और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है, उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपकी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों पर कैसे रोक लगेगी कि यहाँ लोग लक्ष्य अपने आप? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया, एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं, उन पे भी हम लोग कार्रवाइयाँ संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं, जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाइयाँ अधिकतम स्तर पर जा पाए। नशा कारोबारी पर प्रहार 2 की शुरुआत होते ही नशीली कप सिरप के साथ 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा के अमैया पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान नशे के 2 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। आरोपियों के संबंध में जानकारी देते हुए अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि अर्जुन नगर के ललाऊ घाट के पास दोनों बदमाश नशीली कप सिरप की बिक्री करने के लिए आए थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से नशीली कप सिरप बरामद की गई है। पुलिस के हाथ लगे आरोपियों की पहचान मनीष साकेत निवासी डिहिया थाना गोविंदगढ़ और प्रिंस साकेत निवासी विकास कॉलोनी अमैया के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि लकी उर्फ प्रिंस साकेत के ऊपर अमैया और सिटी कोतवाली में 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उसके साथ ही मनीष साकेत के ऊपर अमैया सहित गोविंदगढ़ और सिटी कोतवाली में 11 अपराध पहले से ही चल रहे हैं। पुलिस के हाथ लगे दोनों अपराधियों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। 0.0 शुरू किया गया है, उसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अमैया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पूर्व से कुख्यात रहे हैं और उन पर कई मामले दर्ज हैं। और ऐसे में उनके साथ उनके पास व्यावसायिक मात्रा में हमने नशीली कप सिरप जब्त की है और कार्रवाई की जा रही है। ये आरोपी क्या आदतन अपराधी है या? जी हाँ, ये आदतन अपराधी हैं और पुलिस काफी समय से इन पर निगरानी रखे हुए थी और सूचना मिलते ही इन पर कार्रवाई की गई। इनके ऊपर पूर्व से कितने अपराध दर्ज हैं? लगभग 10 से 12 अपराध दोनों पर हैं। मध्य प्रदेश खो खो संघ द्वारा आवंटित प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रीवा जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश खो खो संघ में रीवा जिले के लगभग सभी तहसीलों के खिलाड़ी शामिल रहे और लगभग सभी स्कूल के बच्चे शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष श्रीधर द्विवेदी के मार्गदर्शन में रीवा टीम नरसिंहपुर खेलने गई।
सचिव शिवम शुक्ला ने बताया कि 58वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में रीवा टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। बालक बालिका दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह भी बताया कि नरसिंहपुर में हो रही इस प्रतियोगिता को जालम सिंह, विधायक नरसिंहपुर व मध्य प्रदेश के खो खो संघ के सचिव संजय यादव का बहुत योगदान रहा। इस प्रतियोगिता में लगभग 500 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान अच्छी व्यवस्था भी की गई। बच्चों के आने जाने के लिए बसें उपलब्ध कराई गई और खाने का विशेष ध्यान रखा गया। खिलाड़ियों के साथ खो खो प्रतियोगिता में रीवा के कोच सागर द्विवेदी, मैनेजर अविनाश तिवारी टीम के साथ रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद पहुंची टीम के कोच ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भी हमारे साथ ही गया था, सपना भी हमारे साथ में गया और मैहर, सीधी, उमरिया और अनूपपुर ये सभी जिले हमारे साथ में गए थे। जस्ट अभी वो भी हमारे साथ में वापस हुए हैं और यह श्रृंखला यह टूर्नामेंट नरसिंहपुर में हुआ, जिसमें सभी प्रकार के स्पोर्ट्समैन को जितनी भी उपलब्धियां, जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए, सभी फैसिलिटीज उपलब्ध रही वहां पे। और ये देखने को मिला कि एक स्पोर्ट्समैन का जो फॉर्मेट चाहिए वो भाई साहब की तरफ से सबको उपस्थित हुआ और वहां पे मंत्री जी हमारे जालम सिंह जी के नेतृत्व में यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, जो बच्चों को यह दिखाया गया कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं और अपने भविष्य को आप स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। रीवा में जैसे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे रहे, रीवा इंटरनेशनल के बच्चे रहे, ज्ञान अस्थली के बच्चे रहे, कुछ ज्योति के भी बच्चे रहे, डीपीएस के रहे, बांधव पब्लिक स्कूल के बच्चे रहे। हमारे बच्चे जो बॉयज के रहे वो प्री क्वार्टर तक उन्होंने मैच जीते और प्री क्वार्टर उनका मंडला से हो गया और मंडला से उतने बच्चे कैपेबल नहीं थे कि मंडला से जीत सके मैच। आगे आने वाले समय में वो उनसे भी जीत पाएंगे। और गर्ल्स हमारी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और मंडला से ही गर्ल्स का भी मैच हुआ और गर्ल्स 1 पॉइंट से मैच हार गई। युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स में आके जुड़ें। जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। छठ आस्था, पूजा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अद्भुत पर्व। रीवा में इस पर्व का रंग आज अपनी पूर्ण गरिमा और परंपरा के साथ दिखाई दिया। बाबा घाट समेत कई जलाशयों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। रीवा शहर में छठ पर्व की भव्यता इस बार भी देखते ही बन रही है। बाबा घाट और रानी तालाब सहित कई घाटों पर श्रद्धालु सरोवरों में डुबकी लगाते नजर आए। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार और समाज के सुख समृद्धि की कामना की। रीति रिवाज, लोकगीत, छठी मैया की पूजा और व्रत की कठिन साधना ने पूरे माहौल को आस्था से भर दिया। आस्था और लोक परंपराओं से जुड़ा ये पर्व सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा का उत्सव है। छठ व्रत करने वाली महिलाओं को व्रती कहा जाता है, जो 36 घंटे निर्जला रहकर परिवार के सुख शांति और संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। घाटों पर सुपली में रखे फल, गन्ना, नारियल, टेकुआ, कसार, चावल और केले पूजन सामग्री के रूप में अर्पित किए गए। घाटों पर गूंजते लोकगीत, केतना के लीला केहू न जाने, छठी मैया हमारे ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस बल, गोताखोर दल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार तैनात रहीं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए रैंप और बैरिकेड्स की भी व्यवस्थाएं की गई थी। फिर निर्जला व्रत करते हैं, अगले दिन फिर खीर रोटी जो भी बनाते हैं अपना भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। फिर से हमारा निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है और आज जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, डाला सूप में सारे फल वगैरह सबको रख के सजा के उनको अर्पित किया जाता है भगवान भास्कर को। फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस तरह से डूबते हुए और सूर्य के साथ उगते हुए सूर्य, यानी कि जिन दीनानाथ का अस्त होता है उनका फिर उदय होता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है वो सब खत्म होती है और एक नई सुबह में अपन छठ मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं। 3 दिन के पर्व के बाद चौथे दिन हम अर्घ देते हैं और इस अर्घ में हम फल फूल मिष्ठान और तरह तरह के श्रृंगार और आपके पूजा की सामग्री के साथ छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं
और इस आराधना में सौभाग्य और पुत्र और सुख समृद्धि की अपन कामना करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इस पर्व का एक विशेष महत्व है कि आप देख रहे हैं कि एक परिवार में अगर 3 व्रती हैं तो 25 लोग वहाँ पर आते हैं उन शुभकामनाओं के साथ। तो ये परिवार को जोड़ने का भी एक पर्व है। छठ के पर्व में पूरे लोग इकट्ठा होते हैं, मंगल कामना भी की जाती है, मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पे व्रत आ रहे हैं, तो हमारे देवर उनकी तबीयत खराब थी, तो हमारी भांजी ने उसकी अच्छी सेहत के लिए मांगी मनोकामना। तो हम लोग बैंड बाजे के साथ ये रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। मौलिक अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश ने आज रीवा में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मौलिक अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश ने आज रीवा में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबों और वंचित समाज को उनका संवैधानिक अधिकार अब तक नहीं मिला है। ज्ञापन में शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक न्याय को लेकर 9 सूत्री मांगे रखी गई हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसे आगे राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। पिछड़ा कि आरक्षण पृथक हो। हमारे देश और प्रदेश में अति पिछड़ा 40.5% है और कटोरा लेके हर अधिकारों के लिए भीख मांग रहा है। नंबर 2, संविधान 75 वर्ष बने हो गया, किंतु संविधान का भाग 4 जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और ये कहता है कि प्रत्येक महिला एवं पुरुष को रोजगार के पर्याप्त साधन दिए जाएं, जल जंगल जमीन में समान हिस्सेदारी हो, वित्त का समान वितरण हो, समान कार्य के समान वेतन मिले और शिल्पकार एवं सुकुमार को पूर्ण संरक्षण मिले। आज 75 साल में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, यह संविधान की बातें लागू करने में अक्षम रही हैं। आज तक देश के 4 स्तंभ माने गए हैं, किंतु 2 स्तंभों में यह देश चल रहा है। न न्यायिक आयोगों का गठन हुआ है और न मीडिया आयोग का गठन हुआ है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बताइए, घर 4 यदि स्तंभ नहीं बनाए गए तो छत नहीं डाला जा सकता। तो जब देश की व्यवस्था ही ठीक करने का काम 75 वर्षों में नहीं हुआ तो आम जनमानस को 75 वर्षों में न्याय क्या मिला होगा। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया
सिखाया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। 28 अक्टूबर से रीवा और नई दिल्ली के बीच 72 सीटर विमान उड़ान भरने लगेगा, जिसे विंध्य का लाल ही लेकर रवाना होगा। देखिए रीवा 24 न्यूज के साथ खास रिपोर्ट। विंध्यवासियों को विंध्य का लाल ही अब दिल्ली तक उड़ा कर ले जाएगा। जी हां, एयरलाइंस एयर की उड़ान अब जल्दी ही रीवा वासियों को देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाया करेगी। ये उड़ान एयरलाइंस एयर के ATR 72600 नामक विमान, जो कि 72 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है, से होगी। एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित ये विमान सेवा मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। इसकी पहली प्रामाणिक उड़ान जबलपुर की होगी, जो नगर विमानन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अधीन होगी। एयरलाइन एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान के परिचालक कप्तान क्षितिज गुप्ता प्रमुख होंगे। विशेष बात यह है कि अपने ही रीवा शहर के निवासी कप्तान राघव मिश्रा प्रमुख समन्वयक प्रचालन एवं प्रशिक्षण होंगे। कप्तान राघव मिश्रा रीवा शहर के ज्योति विद्यालय के छात्र रहे हैं। उनके लिए अत्यंत ही गौरव की उड़ान होगी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल और नागरिक उड्डयन मंत्री के प्रति अपना आभार ज्ञापित किया और कहा कि इस उड़ान की कल्पना के क्रियान्वयन से सभी रीवावासियों की ओर से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, CEO एयरलाइन एयर श्री राजेश्री सेन और प्रमुख समन्वयक प्रचालन एवं प्रशिक्षण को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि एयरलाइंस एयर विंध्य राजधानी रीवा को भारत के अन्य शहरों से भी जोड़ने का प्रयास करेगा। कल पहली बार वो टेस्टिंग की जो परमिशंस मिली हुई हैं और उसकी जो टेस्टिंग होगी वो रीवा जबलपुर होगी। उसके वो पायलट रहेंगे और उसका जो परिचालन मिला है वो उनको मिला। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 12 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ और बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है क्योंकि वो लगभग 12 साल में पहली बार रीवा आएंगे। जबलपुर और इलाहाबाद में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब रीवा में भी देंगे। भैया से फोन पे बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, भैया से बातचीत हुई और भैया ने ही मुझे पहले ये बताया, उसके बाद सब जानकारी आज भी पेपर में आया हुआ है। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी उनको कि क्योंकि वो पहली बार उनका ये हमारी पहले फ़ोन में बातें होती थी कि आप कब रीवा आएंगे, कब हम ऐसा एयरपोर्ट में आपको देख पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में हम लोग देखते थे, हम लोग जबलपुर में देखते थे, लेकिन रीवा नहीं देख पाते थे। अब हम उनसे रीवा में मिलेंगे, रीवा में उनको देख पाएंगे, वो अपनी सेवाएं रीवा में भी दे पाएंगे। उनका तो पूरा श्रेय है, पूरा श्रेय उनको जाता है और रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार है इसमें और उनका पूरा श्रेय जाता है। पहले रीवा को एयरपोर्ट मिला, इसके बाद फिर रीवा से ही कोई पायलट है जो लेके जाएंगे? बिल्कुल, पहले एयरपोर्ट मिला, बड़ी बात थी। एयरपोर्ट के बाद 6 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। फिर 12 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। और अब 72 सीटर टेस्टिंग होने वाली है। 1 तारीख से ये रेगुलर चलेगा भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा के लिए। शिक्षा उनकी ज्योति स्कूल रीवा में हुई पहले, स्कूलिंग जो थी उनकी। फिर उनकी एरोस्पेस की पढ़ाई हुई बेंगलोर में, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो लगातार ही अपनी सेवाएं जो हैं वो एरोस्पेस में दे रहे हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर गुजरात थे, गुजरात में एक जगह पाटन है, वहाँ से वो रिटायर हुए हैं और अब अपना रिटायरमेंट का समय जो है वो परिवार को दे रहे हैं। परिवार में माता जी हैं, बहन है। बहन भी अपनी प्रशासनिक सेवाएं संजय गांधी में दे रही हैं और जो माता जी हैं, माता जी हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई है प्रशासनिक सेवा से।
मेरा प्लॉटिंग का